ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो अभी? आई होप सभी ठीक होंगे एंड सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो लोग इस बार प्रीलिम्स में क्लियर होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रीलिम्स आने वाला है, सबके फुल लेंथ टेस्ट भी काफी अच्छे जा रहे होंगे। एंड लास्ट टाइम जब हमने स्टार्ट करा था डिस्कशन, तो हमने डिस्कस करा था कि भाई नेक्स्ट सेशन में हम जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। एंड मैंने कहा था कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म का थोड़ा सा पढ़ के आना। तो आई एम होपिंग कि आप सभी इस टॉपिक को कवर करके आए होंगे एंड हम यहाँ से अब इसके क्वेश्चंस को कैरी ऑन करें। तो क्योंकि आप लोग इसको ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली कमेंट सेक्शन में करें कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, कौन सी कंट्री से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। ठीक है, चलो। अब मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों ने जुडिशियल एक्ट पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन PIL से रिलेटेड। सबसे पहला ही क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग आ गया कि भाई मतलब PIL, कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताओ कि भाई PIL जो ये वर्ड, ये जो PIL है, ये एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, एक सेकंड। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा लग रहा है। एक, अब सही है। ओके, परफेक्टली फाइन। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, आप लोग शायद बताए नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था, लेट 1970s में हुआ था। जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, बेसिकली एक तरीके की सिचुएशन है जब जुडिशरी है दूसरे विंग्स, जो हमारी स्टेट में दूसरे विंग्स काम कर रहे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, इनको इनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए फोर्स दी। ठीक है, एक्चुअली ये होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 131 से करने वाले थे एंड पहला ही क्वेश्चन हमारा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड। चलो, PIL कर, जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है PIL से रिलेटेड, तो आप लोगों ने कौन सी टर्म्स PIL से रिलेटेड पढ़ी है? आई होप जब जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा होगा तो PIL भी आपने कंप्लीट करा होगा। तो जुडिशियल PIL से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, देयर इज नो फॉर फाइलिंग अ PIL। क्या PIL को करने के लिए कोई फीस नहीं लगती? जैसा कि हम PIL पढ़ा था, तो PIL जब हम फाइल करेंगे तो रिस्पोंडेंट को 50 इसकी फीस देनी पड़ती है, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। ये फ्री कॉस्ट नहीं है, PIL फाइल करने के लिए आपको 50 रुपए की कॉस्ट देनी पड़ती है। उसने पे अभी इनकरेक्ट है, तो जहां पर वन नहीं है वो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट टू, it can be filed against both government bodies and any private body। आई PIL जो है किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट ऐसे नहीं होती है। ठीक है, देखो, PIL अगर आपको प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है फाइल करनी है या फिर प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल करनी है, तो पहले आप स्टेट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, जबकि पार्टी के, खाली पार्टी के उसमें हित में PIL जो है वो फाइल नहीं करी जा सकती है। ठीक है, PIL जो है गवर्नमेंट बॉडीज के लिए फाइल करी जा सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो, इनके अगेंस्ट जो है PIL फाइल करी जा सकती है। लेकिन डायरेक्टली एज अ प्राइवेट पार्टी अलोन, प्राइवेट पार्टी के लिए जो है ये PIL फाइल नहीं करी जाती, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई।
बट मतलब कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो आंसर, अच्छा, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, मतलब कि हमारे 1 2 दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट। A PIL can only be filed only in Supreme Court and High Court. आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड एक और भी तो पढ़ा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैजिस्ट्रेट कोर्ट। भाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी तो आप पीआईएल कर सकते हो। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के कौन से सेक्शन में, ये आप कमेंट करके बताओ। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के कौन सेक्शन में लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसे पीआईएल फाइल कर सकते हो? सेक्शन 133। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट के अलावा आप जो है अपनी पीआईएल मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 1 2 एंड 3। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पीआईएल से रिलेटेड है। पीआईएल से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई। आई होप लोगों ने पढ़ा होगा रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई क्या है। इज रिलैक्स्ड इन पीआईएल to expand the scope of litigation. Exactly true। ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट, मैटर्स रिलेटेड टू पेंशंस एंड ग्रेच्युटी कैन बी एडिटेड एज पीआईएल बाय कोर्ट। भाई पेंशंस हो या ग्रेच्युटी हो, इनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो पीआईएल में एंटरटेन नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। गाइडलाइन किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द मैटर रिलेटेड टू पेंशन एंड द मैटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ग्रेच्युटी कैन नॉट बी एंटरटेन्ड एज पीआईएल। ये स्टेटमेंट भी हो गई हमारी गलत। थर्ड से, कोर्ट कैन अपॉइंट अ कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पीआईएल। बिल्कुल भाई, स्पेशल सिचुएशंस में एक कमीशन या फिर कुछ अदर बॉडीज को अप करा जा सकता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीआईएल। राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारी पहली स्टेट, अब तक हमारी पहली स्टेटमेंट सही रही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, चौथी स्टेटमेंट आती है। कोर्ट कैन पेनलाइज petitioner को frivolous petition under PIL। एग्जैक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 and 4 अगर हमसे पूछा होगा करेक्ट स्टेटमेंट। देखो उसने पूछा क्या है करेक्ट आंसर, तो 1 3 and 4 जाओगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपने पीआईएल पढ़ा होगा तो ये चीजें आंसर कर पा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जहाँ पे हमें फोकस ज्यादा देना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल। चलिए, द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन ग्रेट ब्रिटेन। मैंने आपसे आते साल सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था, क्या मैंने तो जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड पूछा था। लेकिन जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना पीआईएल का, चलिए ये अब आप कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। देखो, जो ये पीआईएल का कॉन्सेप्ट ये यूएसए से ओरिजिनेट हुआ था। और यूएसए से कब ओरिजिनेट हुआ था? ये 1960s में। ठीक है, लेट 1960 ये यूएसए से कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाए गलत। उसने इनकरेक्ट ही पूछी है, तो 1 तो हमारा आंसर है ही। इन पीआईएल एनी मेंबर द पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग द राइट ऑफ अनदर पर्सन। हाँ ये बोल, बिल्कुल दूसरा पर्सन जो है आपके अगेंस्ट में, मतलब आपके लिए आप इसमें पीआईएल फाइल कर सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसने पूछा इनकरेक्ट, तो 1 ओनली इज द राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। विद रेफरेंस टू द जुडिशरी, which of the following statement appropriately describes the doctrine of pith and substance? जिन्होंने नहीं पढ़ा पिथ क्या होता है, पिथ का मतलब है एसेंस ऑफ समथिंग। पिथ का मतलब होता है एसेंस ऑफ समथिंग। वहीं पे सब्सटेंस का मतलब होता है ट्रू नेचर। मतलब सब्सटेंस का मतलब होता है द एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। देखो, एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। पिथ का मतलब क्या होता है? एसेंस ऑफ समथिंग, कह लो किसी का ट्रू नेचर।
वहीं पे जब हम बात करते हैं सब्सटेंस की, सब्सटेंस का पार्ट मतलब होता है द मोस्ट सिग्निफिकेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट या फिर कह लो एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी का कोई एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि विद रेफरेंस टू द जुडिशरी विच ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट appropriately describes the doctrine of pith and substance। ठीक है, अ, देखो, it places emphasis on the real subject matter, बिल्कुल सही, and not its incidental effect on another field। exactly right, exactly right। जब आप डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ोगे तो आप वहां पे देखोगे कि भाई ये रियल सब्जेक्ट पे ज्यादा एम्फेसिस करता है, ठीक है, नॉट ऑन दी incidental effects of another field। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी पे आते हैं। The legislature cannot seek to achieve some other purpose under the guise of power given for one particular purpose। भाई यहाँ पे आप जो उसमें यहाँ पे जो ऑप्शन में लाओगे वो लाओगे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोहिबिट हो, इफ मतलब कि इफ एनीथिंग इज प्रोहिबिटेड डायरेक्टली तो भाई वो इनडायरेक्ट वे भी प्रोहिबिट होगी। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, इसीलिए हमारा जो ये स्टेट है ये हो जाएगा गलत। चलिए स्टेटमेंट थ्री, द लेजिस्लेचर कैन नॉट चेंज द बिग फीचर ऑफ द लॉ ऑफ लैंड। ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अप्रोप्रिएटली अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। भाई पिथ का मतलब बताया एसेंस ऑफ समथिंग, मतलब कि कोई ट्रू नेचर में, और सब्सटेंस का मतलब है एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। ये तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ से डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ा, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पढ़ा, देखो हमारा आंसर तो वैलिड हो ही गया था, वन से नंबर वन सही हो गया था। मेरा मतलब था कि आपको बी बताऊं, अगर बी पार्ट है तो किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। जब हमने लेजिस्लेचर कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर, तो ये क्या किससे रिलेटेड? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जब हम बात करें इट डील्स विद द इनकंसिस्टेंट बिटवीन टू और मोर पार्ट्स ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट, अगर डॉक्टर ऑफ रिपंजेंसी हमसे पूछेगा तब हमारा ये आंसर सही होता। कौन सा? डॉक्टर ऑफ रिपंजेंसी, मतलब कि इनडायरेक्टली आर्टिकल 254 में लेके लेके आएंगे और इस चीज को डील करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी क्या होता है। तो तीनों चारों डॉक्टर आपको क्लियर हो गई होंगी इस क्वेश्चन से। तो मूव करते हैं 125 बी पे। With reference to the jurisdiction of the Supreme Court, which of the following statement is incorrect? चलो देखते हैं। इनकरेक्ट पूछिए उसने, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट। क्या ये हमने नहीं पढ़ा? पहले जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है एक से दूसरे कोर्ट पे ट्रांसफर कर सकता है केसेस को। ये तो पावर सुप्रीम कोर्ट की मिसक्लेनियस पावर में देखेंगे। The Supreme Court has exclusive power to issue writs for protection of fundamental rights। क्या सुप्रीम के पास ये एक्सक्लूसिव पावर है? हाई कोर्ट के पास भी तो पावर है भाई, पावर तो हाई के पास भी है ना। ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी गलत। उसने चाहे क्या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी। लेकिन हम ये और स्टेटमेंट देख ले, सही है तो क्यों है? द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू हियर सर्टेन केसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील। हाँ भाई पावर है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। D. The Supreme Court has sole authority to hear cases of dispute between two or more states। भाई फिर से ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो ये दोनों ये भी सही है हमारा, ये भी सही है। ऑप्शन लगा था ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, हाई कोर्ट पास भी रिट्स इश्यू करने की पावर है। 26 आर्टिकल। चलो 136 पे आते हैं। 136 कह रहा है ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जी, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He has been advocate of High Court for 10 years। ओके जी। He is above 40 years of age।
क्या? अब पहला, दी अबव क्वालिफिकेशन मैच विच फॉलोइंग पोस्ट। अब आपको क्वालिफिकेशन दे दी, अब आपको बताना है, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा? अगर जज ऑफ हाई कोर्ट का जज बनना है या फिर जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, तो द पर्सन शुड बी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 सालों तक। तो वो चीज हमारी यहाँ पे मेंशन है। सिटीजन इंडिया होना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी मैंने वहां पे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाली पॉलिसी मेंशन है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैन ऑफ फाइनेंस कमीशन और या जज ऑफ हाई कोर्ट, दोनों की दो दो चीजें मेंशन है ना यहाँ पे। अगर अकेले अगर आपको क्वालिफिकेशन को पढ़ा होगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके ऊपर मतलब हाई का जज तो ये वैलिड है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी जज हो सकता है, ये भी वैलिड है ना। तो मतलब कि हमारा तरीके से ऑप्शन ए तो सही हो जाना चाहिए। अभी लेकिन और भी तो ऑप्शन हो सकते हैं, क्या पता कमीशन का चेयरमैन हो, तो वो देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जब हमने फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की बात करी तो वहां पे हमने देखा था द पर्सन शुड बी एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। द पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए पब्लिक अफेयर का, तो ये तो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। हाई कोर्ट का जज है लेकिन सिर्फ ये वाली बात सही है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कम से कम जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 सालों तक, या फिर हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए अप टू 10, ठीक है, तब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। कमेंट करके बताओ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे कौन से पार्ट में मेंशन, ठीक है। लाइक ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक सेकंड। ओके, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज तो बन ही सकता है, मतलब कि हमारे पास हाई कोर्ट भी तो मेंशन है ना, ऐसे ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, हमें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। फिर कोर्ट का जज बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज बिल्कुल सही बात है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है। तो फाइनली जो हमारा आंसर सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। आंसर गलत क्या था? सिर्फ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन होने के लिए पब्लिक अफेयर का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, मतलब पब्लिक अफेयर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा जरूरी है। चलो, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, बताओ, ये आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू अपॉइंट द अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउटसाइड दिल्ली। क्या पार्लियामेंट के पास ऑथराइजेशन है? ठीक है भाई, ये तो गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो दिल्ली को एज अ सीट बताया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की सीट को दूसरे प्लेसेस में भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अप्रूवल किससे चाहिए होगा, ये आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2, पार्लियामेंट दी अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग। भाई ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो सारा काम सीजीआई का है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम है सारा, इसमें पार्लियामेंट कहाँ से आ गया? करेक्ट पूछा है तो ना तो वन से टू सही है। क्या आपने कमेंट करके बताया? आंसर होगा प्रेसिडेंट। सीजीआई जो है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ऐसा कर सकते हैं। तो 138, अब तो सिर्फ 10 ही रह गए हैं। फाइनली वी विल जस्ट वाइंड अप दिस सेशन। इन विच फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस a right to appeal lies to Supreme Court against the decision of High Court। अच्छा जी, चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला है, if a High Court certifies that a civil case involves a substantial question of general importance। क्या ऐसा नहीं पढ़ा सिविल केसेस में? सिविल केसेस स्टेटमेंट वन आपको क्या लगता है सही नहीं होगी?
ठीक है। If the High Court has an appeal reversed the order of conviction in a criminal case and has, भाई क्यों नहीं जा सकता? ये तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी वैसे तो हुई। अब तीसरा, if the High Court has on appeal reached an order of acquittal of an accused person in a criminal case and sentenced him to imprisonment for 10 years, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन के लिए? आपको सिर्फ दो चीजें देखने की, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। अगर हम इसको डेप्थ में डील करेंगे तो काफी सारी चीजें आ जाएंगी हमारे। तो आप लोग एक बार जरूर देखें कि सिविल केसेस में अपील सुप्रीम कोर्ट में कौन सी लाई करती है और ऐसी क्रिमिनल केसेस में कितनी लाई करती है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आंसर हमारा वन है इसका। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, देखते हैं एग्जैक्टली क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, The Constitution provides for curative petition। क्या curative petition जैसी कोई आपने सुनी है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता ऐसा, ठीक है। अंडर आर्टिकल 137 की इसमें बात करेंगे, क्यूरेटिव petition की जब हम बात करेंगे तो हम अंडर आर्टिकल 137 की बात करेंगे। उसमें हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस हम इसमें देखेंगे 2002 वाला। क्यूरेटिव petition क्या थी कहते भाई, ये कंसेप्ट इस केस के बाद जनरेट हुआ था। मान लो आपने रिव्यू पिटीशन डाली, ठीक है, आपकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी, तो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन अपील करने का वो क्या है? क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं देता। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 37, ठीक है। मतलब आर्टिकल 137 के अंदर उस सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की, राइट। लेकिन जो हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस हुआ था ना, उसके बाद ये क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आ गया था। ओरिजिनली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37 ही मेंशन है। रिव्यू पिटीशन इज दी फाइनल, भाई क्यूरेटिव पिटीशन ही तो फाइनल रिलीव है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसमें पूछे करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर 1 and 2। समझ में आया? ये पिटीशन कैसे फाइनल रिलीफ है, फाइनल ऑप्शन है हमारे पास, तो ये पिटीशन तो आंसर नहीं होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की। फिर आफ्टर दिस 140 क्लास को वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जुडिशियल एक्टिविज्म का जो ये हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चंस रह गए इसको पूरा कवर अप करेंगे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, एंड फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। Which of the following functions are associated with the Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे? फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसा ही है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आर्टिकल 30 में पढ़ लेंगे। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सुप्रीम कोर्ट को एज अ कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा ही जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, तो ये तो हमारी तीनों ही ऑप्शन सही होगी। फाइनली इंटरप्रेट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। तो आई होप आप लोगों को जो हमने आज 10-11 क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट जजमेंट पहले पहले जितने भी क्वेश्चन हैं 156 से सारे क्लियर कर, उससे नेक्स्ट सेशन में इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और कोई भी नया टॉपिक जैसे पार्लियामेंट स्टार्ट कर लेंगे या पार्लियामेंट जैसा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड फिर उसके पीवाईक्यू प्लस ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रेनीपीडिया। हैव अ गुड डे।